नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडेक्स मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। संवाद इंडेक्स मंच पर आज हम बात करेंगे कश्मीर को लेकर। आज सुबह कश्मीर में एक बार फिर एक शिक्षिका की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। ये पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लगातार टारगेट किलिंग का एक दौर शुरू करने की कोशिश में आतंकवादी हैं। पिछले कुछ समय पहले राहुल भट्ट की हत्या की थी ऑफिस में घुसकर, और आज एक शिक्षिका की हत्या कर आतंकवादी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादियों की जड़ें आज भी वहाँ पर जमी हुई हैं। सरकार प्रशासन के द्वारा तमाम कोशिशें लगातार की जा रही हैं कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए। पिछले काफ़ी वर्षों से कश्मीर को लेकर लगातार भारत की सरकारें अपना कार्य कर रही हैं, और वह लगातार इस कोशिश में कि कश्मीर में आतंकवाद का कैसे समूल नाश हो, कश्मीर में कैसे आम जनजीवन सामान्य हो जाए, कश्मीरियत को कैसे संरक्षण दिया जाए। लेकिन आतंकवादी लगातार अपनी कायराना हरकतों के द्वारा कश्मीर की आवाम को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश में, सरकार और प्रशासन को भी अपनी कायराना हरकतों के द्वारा यह संदेश देते हैं कि आज भी हम कश्मीर में कहीं ना कहीं उपस्थिति हमारी है। जैसा कि कश्मीर में देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से कि टारगेट किलिंग का एक दौर दोबारा शुरू हो गया है, और जब से ये ज़्यादा देखा जा रहा है, जब से 370 धारा हटाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद जो कश्मीर में व्यवस्था को सामान्य बनाने की दिशा में प्रशासन के द्वारा जो काम किए जा रहे थे, उसको जो आतंकी लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, जो वहाँ के इस तरह के जो ग्रुप हैं जो कश्मीर में शांति दिखना नहीं चाहते हैं और हमेशा कश्मीर को डिस्टर्ब करने की जिनकी कोशिश रहती है, उनके द्वारा फिर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। और साथ है वहाँ पे जो सुरक्षा जो बल हैं जो वहाँ, उन पे भी कहीं ना कहीं एक उनकी हत्या कर ये संदेश दिया जा रहा है कि आतंकवाद आज भी कश्मीर में उसी स्थिति में है जैसा पूर्व में रहा करता था। तो ऐसा क्या कारण है कि सरकार और प्रशासन के द्वारा तमाम कोशिशें लगातार की जा रही हैं और कश्मीर को लेकर विभिन्न तरह की जो व्यवस्थाएं सुचारू करने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं, उस पर आतंकियों के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं इन हत्याओं के द्वारा एक क्वेश्चन लगाया जा रहा है। तो ऐसा क्या कारण है, इस बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ आज पुष्पेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस विमर्श के अंदर। पुष्पेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरठ हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक रहे हैं। पिछले कई वर्षों का इनका राजनीति को समझने का, देखने का बड़ा गहरा अनुभव है, और कश्मीर में जो परिवर्तन पिछले 30-40 साल के दौरान हुए हैं उसको भी बड़ा इन्होंने नज़दीक से अध्ययन किया है उसका। तो पुष्पेंद्र शर्मा जी से जानते हैं कि वर्तमान में जो कश्मीर के जो हालात हैं वह किस तरह से उसे देखते हैं, और प्रशासन के द्वारा जो कोशिशें वहाँ पे की गई हैं पिछले समय में, लेकिन कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर वो जो व्यवस्था को दोबारा से डिस्टर्ब करने की कोशिश आतंकियों की, उस पर उनका क्या नजरिया है। आदरणीय पुष्पेंद्र शर्मा जी। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार सबको। और आपने बहुत अच्छा विषय चुना जिसको लेके आप और हम सभी चिंतित हैं। जी जी। आपने जो धारा 370 की बात की, असल में जब वो हटाई गई 35 से बड़ा शोर मचा, विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा भी कराया गया। जी जी। और भारत में यह आरोप लगते रहे कि भाई लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा, इंटरनेट की आज़ादी रोक दी गई। लेकिन जो सामान्य हालात जहाँ नहीं है वहां फिर सामान्य काम तो हो नहीं सकता, है ना ही सामान्य परिस्थितियों जैसा व्यवहार वहां पे लोगों को अपेक्षा करनी चाहिए। तो सरकार ने जो किया उसे नियंत्रित करने के लिए उसकी कई लोग आलोचना कर सकते हैं, पर स्थिरता लाने के लिए, शांति लाने के लिए उसमें मुझे तो उन कामों में कोई बुराई नजर आती नहीं। अब उसके बाद हुआ ये कि धीरे धीरे माहौल बिल्कुल सामान्य होने लगा, और सामान्य होने के दौरान अचानक एक फिल्म आई, कश्मीर फाइल्स। जी जी जी। जब कश्मीर फाइल्स आई तो उसमें कश्मीरी पंडितों पर 90 के दशक में जो हुआ था उनके साथ, उस पर चिंता जाहिर की गई और पूरे देश में एक बहस छिड़ गई। जी जी। अच्छे और बुरे को लेके दो पक्षों में हो गई। हालांकि उसमें दो पक्ष होने नहीं चाहिए थे, एक ही पक्ष होना चाहिए था। जी जी। पर कुछ लोगों का कहना यह था कि सारे मुस्लिम ऐसे नहीं थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को तंग किया हो। जी जी। कुछ मुस्लिम ऐसे भी थे जिन्होंने आतंकवादियों से उन्हें बचाया या अपने आप पनाह दी। तो उनका आरोप यह था कि भाई कश्मीर फाइल्स में उनका भी उल्लेख होना चाहिए था। जी जी। और दोनों पहलू उसमें आने चाहिए थे। ये आरोप और आलोचनाएं होती रही। जी जी बिल्कुल। अब जो बात है लगातार हत्याओं की, वहां पे दोबारा से जो शुरू की हैं, और उसमें चाहे वो राहुल भट्ट हो या क्लर्क का ऑफिस में कर देना हो, आज सुबह फिर से एक शिक्षिका का मर्डर किया जाना, ये सारी बातें अगर प्रशांत जी मैं
एक भारतीय नागरिक भी हूँ, पत्रकार भी हूँ। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये आतंकियों की बौखलाहट का परिणाम है। जो सुरक्षा बलों ने वहां पे अच्छे काम किए हैं, सद्भाव का वातावरण बनाया और एक विश्वास सैन्य बलों के प्रति कश्मीरी आम जनता में पैदा हुआ। उस विश्वास को भंग करने के लिए आतंकवादी ये छुपे चोरी छुपे हमले कर रहे हैं और दोबारा से वहां पे कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों में एक तो दोनों में दरार डालना चाहते हैं, दूसरे पूरे देश में मैसेज देना चाहते हैं भारत में कि देखिए हम अब भी कर सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कहलवाना चाहते हैं कि भाई कश्मीर जो है अभी शांत नहीं है। तो वो एक काम से कई चीजें करना चाहते हैं। पर जो हमारी विदेश नीति है और जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन में बार बार इसे उठाने पे आपत्ति जताते रहे हैं, अभी जो मुस्लिम सम्मेलन हुआ था इस्लामिक कंट्रीज का, उसमें भी इन्होंने कश्मीर मुद्दा उठाने की बिलावल ने कोशिश की थी, तो उस पर भी उन्हें अच्छी लताड़ उन्हें लगाई गई। तो ये जो लताड़ लगी और वहां पे बार बार वो असफल हो रहे हैं और आतंकवादियों का जो दायरा है वो घटता जा रहा है, तो उस बौखलाहट में वो कमजोर टारगेट किलिंग कर रहे हैं और निहत्तों को और उनको ज्यादा निशाना बना रहे हैं और सुरक्षा बल उनसे तगड़ा लोहा ले रहे हैं। थोड़े थोड़े दिन में जितने भी अभी तक हत्याएं हुई उनके ज्यादातर अपराधियों को मार गिराया गया। तो इसमें भाई जी हाँ बोलिए प्रसाद जी। तो इसमें जैसे राहुल भट्ट की पिछले दिनों हत्या करके इन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की आतंकवादियों ने, और आज भी एक शिक्षिका का आज उन्होंने हत्या की है। तो ये जो इस तरह की जो हत्याएं चल रही हैं लगातार, और प्रशासन इसमें कोई दो राय नहीं, अपनी पूरी वो कवायद कर रहा है कि आतंकवादियों को ख़त्म कर सके या उनकी गतिविधियों पर लगाम लगा सके। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जैसा राहुल भट्ट के संदर्भ में निकल के आया था कि उन लोगों को पता था यहाँ पे कि राहुल भट्ट का कश्मीरी पंडित कार्य कर रहा है, तो जो इस तरह के जो वहाँ पर सूचनाएं का जो आदान प्रदान हो रहा है कि मतलब उन पर क्यों रोक नहीं लग पा रही है? ऐसा क्या कारण है कि जो आतंकवादियों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन कश्मीरी पंडित कार्य कर रहा है या कौन ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा है जिसको वो हत्या कर सकते हैं जिसकी? प्रसाद जी, इसके लिए आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आखिर उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, जब पंजाब में आतंकवाद हुआ था तो एक समय ये था कि किसी भी घर में आतंकियों को पनाह मिल जाती थी, है ना, और हर एक गांव में उनके कहीं ना कहीं हमदर्द या उनसे हमदर्दी रखने वाले लोग थे। इसी तरह से कश्मीर में भी आतंकवादियों से हमदर्दी रखने वाले या उनसे डरकर किसी भी वजह से उनसे खौफजदा होकर उन्हें अपने यहाँ पनाह देने का, हालांकि वो सिलसिला बहुत कम हो गया, लेकिन हमें कड़वी सच्चाई को हम जुटला नहीं सकते और हमें स्वीकार करना पड़ेगा क्या अभी जो उनका जाल है, जो उनका नेटवर्क है, वो शायद पूरी तरह से तहस नहस नहीं हुआ, कुछ ना कुछ है। और जो जानकारी मुझे मिल रही है वो ये है कि अब उन्होंने ऐसे युवाओं को जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैं, आतंकी गुट हैं, उन्होंने ऐसे युवाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, अपने साथ जोड़ लेते हैं स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह से, जो आपके या मतलब हमारे घरों के मतलब आम जनता में रहते हैं। वो कोई जंगलों में नहीं रहते, वो उन्हीं मोहल्लों में रहते हैं जहाँ पे कि कश्मीरी पंडित भी रह रहे हैं, सोसाइटी में रहते हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि भाई उन्हें एक एक गतिविधि की जानकारी रहती है ना। तो उनको अचानक सिर्फ एक ही टारगेट दिया जाता है कि आपको इसे मारना है। उन पर यकायक जो है उनसे वो उन पर संदेह भी नहीं होता, तो इसलिए सुरक्षा बल भी धोखा खा जाते हैं और जो हतप्राण हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं कि ये तो हमारे पड़ोस में रहने वाला युवक है, ये हम पर क्यों हमला करेगा। लेकिन ऐसा शायद वहां होने लगा है और जल्द ही इसकी भी कमर तोड़ने की तैयारी हमारे सुरक्षा बलों ने और प्रशासन ने कर ली है और धीरे धीरे हो सकता है उन्हें आंशिक सफलताएं मिले, इसे वो सफलता माने, और धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा, मेरा ये मानना है। लेकिन खतरे की एक और बात है जो अगर आज का अखबार आपने भी पढ़ा हो तो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आज आई है और उसमें ये आशंका जताई गई है कि जो नदवाए अफगान था वैसे ही उन्होंने एक नदवाए हिंद करके एक आतंकी संगठन खड़ा करने की कोशिश है, जिसको कि हाँ लादेन वाला और सारे संगठन उसे सपोर्ट करेंगे। तो बहुत सी चिंताएं हैं देश को इस सीमावर्ती राज्य और संवेदनशील राज्य को लेके, तो उन पर भी मैं मानता हूं कि हमारे खुफिया विभाग की, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कपूर्ण निगाहें होंगी और धीरे धीरे इसको जो इनका नेटवर्क है इसको छिनबिन किया जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले वहां की जो जनता है,
चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो या कश्मीरी पंडित हो या हिंदू हो, उनको पूरे विश्वास में लेकर और उनके लिए विश्वास जगा के ये काम हासिल किया जा सकेगा। और जब से लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ पे मनोज सिन्हा गए हैं तो आपने देखा होगा सार्वजनिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं और जो लोग मरे उनके घर पर भी वो होके आए अपनी सुरक्षा की चिंता करे बिना। तो ये सारी बातें ये इशारा करती हैं कि सामान्य की तरफ जिंदगी बढ़ रही है, और जब जिंदगी जो है सामान्य की ओर बढ़ेगी तो आतंकवादियों को निराशा होगी, और उसी निराशा और हताशा में वो शायद ऐसे हमले कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने कि मनोज सिन्हा जी का जो लोगों से एक संवाद शुरू हुआ है वहाँ पे देखा जा रहा है, और वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करके लोगों का विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो परिक्षेत्र ऐसा आ रहा है ये मिला के, लेकिन आप जो जनता है वहाँ की, क्योंकि एक ऐसे क्षेत्र में आपस में गुंधी हुई है, वो वहाँ की जो कश्मीरियत है, जैसे अटल जी की के समय में तो बड़ा कहा जाता था कश्मीरियत को प्राथमिकता देनी है हर तरह से, तो वहाँ की जो कश्मीरियत है जो लद्दाख और जम्मू को आज चुनावी दृष्टिकोण से अलग अलग राज्य के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो इसका क्या प्रभाव आने वाले समय में जम्मू कश्मीर पूरे क्षेत्र पर दिखाई देता है? देखिए, किसी भी समस्या को सुलझाने के कई रास्ते हो सकते हैं, है ना। एक नेहरू जी की नीति थी जिसमें वो सहिष्णुता और धीरे 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 और कश्मीरियों के हाथ में नेतृत्व दिया, उन्होंने सारी चीजें करी, और उसके परिणाम शायद एक लंबे असर बाद उतने सार्थक नहीं रहे। तो अब जिस नीति पे देश चल रहा है उसमें प्रशासनिक इकाइयों को अलग अलग किया गया। तो प्रशासनिक इकाई जब छोटी होती है तो ज्यादा कारगर होती है, ये सबको मालूम है। तो इसका लाभ मिलेगा धीरे धीरे, और दूसरे जो वहाँ के चुनावी समीकरण है उन पर इसका असर पड़ेगा। अभी वहाँ पे विधानसभा की सीटों का दोबारा से परिसीमन किया गया है। इस परिसीमन से जो कश्मीर घाटी के विधायकों की संख्या होगी और जो जम्मू क्षेत्र की संख्या होगी वो लगभग बराबर आ जाएगी। तो ये सारे जब परिवर्तन धीरे धीरे होंगे तो इनके परिणाम भी धीरे धीरे आएंगे। प्रशांत जी, जी, हम रातों रात वहाँ किसी चमत्कार की उसकी उम्मीद करना बेईमानी होगा हमारे लिए। तो हमें भी थोड़ा सा सब्र करके थोड़े दिन इंतजार करना होगा, और जो कश्मीर की जनता है उसे एकजुट रहना होगा। जब तक जनता एकजुट नहीं होगी और जनता आतंकवादियों के खिलाफ नहीं जाएगी, तब तक किसी भी देश की सेना, सुरक्षा बल, खुफिया एजेंसी कामयाब नहीं हो सकते। तो जब वो जनता उन्हें बताने लगेगी तो उनके नेटवर्क को जनता ही तोड़ सकती है। जब वो बताएगी कि भाई मेरे पास संदिग्ध युवक रहता है या इसकी हरकतें संदिग्ध है, तब जाके खुफिया बलों को शक्ति मिलती है ना। तो धीरे धीरे ये विश्वास कायम हो रहा है और ये विश्वास बढ़ता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके जब युवाओं को वहाँ विकास मिलेगा, वहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ पुल बन रहे हैं, वहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं, पलायन नहीं होगा। जब रोजगार अच्छा होता है तो फिर आदमी अपराध की दुनिया से दूर जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रक्रिया है जो अब शुरू की गई है। इसके परिणाम रातों रात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, हमें आना पड़ेगा, कुछ और जख्म हमें मिल सकते हैं, लेकिन उन जख्मों को हम मरहम लगाएंगे और आगे कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे। ये मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आर्थिक विकास के अगर द्वार खुलते हैं तो उसमें युवाओं के लिए भी रास्ते बनते हैं, उनकी तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं, और जो समाज वहाँ रहता है चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, तो उन सबके लिए तरक्की के उन्नति के रास्ते नहीं खुलते हैं। तो लेकिन जम्मू कश्मीर के जो आम आदमी हैं, जम्मू कश्मीर के जो आपस में समन्वय एक सोचा जाता है, जो समझा जाता है, वो समन्वय की जो प्रगाढ़ता है वो कहीं ना कहीं एक दिखाई देती है कि आतंकवादी गतिविधियों द्वारा उसमें कहीं ना कहीं एक गैप भी दिखाई देता है कहीं ना कहीं हमें। तो सरकार, प्रशासन और आम आदमी और राजनीतिक पार्टी जो भी वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा क्या उनका गठजोड़ ऐसा मजबूत बने, उस पर क्या काम हो जो कि ऐसा गठजोड़ ऐसा मजबूत हो जाए कि आतंकवादी गतिविधि या कोई भी आतंकी वहाँ पर अपने पैर जमाने की जो कोशिश है उनकी वो असफल हो जाएं। तो इस जो गठजोड़ ये मजबूत क्यों दिखाई नहीं देता है आम आदमी का, राजनीतिक पार्टियों का, सरकार का, प्रशासन का, उसमें क्यों कहीं ना कहीं एक गैप दिखाई देता है? देखिए, जो कश्मीर का धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास है वो बड़ा समृद्ध है। चाहे हमारे ऋषि मुनियों की बात करें, शंकराचार्य की बात करें, अमरनाथ गुफा की बात करें, इसी तरह से मुस्लिमों के भी वहाँ पे बड़े अच्छे और मतलब प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। और वो अगर आप देखें तो कश्मीर की पहचान जो है सूफियत से थी, सूफियाना लोग थे। तो जो सूफी जो धारा है वो तो धर्मों को मिलाती है।
और वो तो कहीं नफरत पैदा करने की बात नहीं करती। ठीक ठीक। तो अगर हमें लौटना है उसी ओर, तो सबसे पहले विकास और रोजगार, ये सब बहुत जरूरी है। जरूरी। और इसके साथ में जैसे अब वहां से आपने देखा आईपीएल में भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं कश्मीर के, जी जी। क्रिकेट वाले आ रहे हैं और क्रिकेट और भी खेल रहे हैं। धीरे धीरे कश्मीरी युवा जो है देश की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। तो जो पीढ़ी चली गई उसकी बात ना करके हमें आगे भविष्य की पीढ़ी की बात करनी होगी। सही बात। उनके बीच सांप्रदायिक सद्भाव कायम करें, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएं, वो ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए जहाँ पे दोनों पक्ष मिलकर बैठें। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जी। शुरू हो चुकी है, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा। और समय जब आएगा तो यही युवा आपको देखेंगे कि लाल चौक पे हिंदू और कश्मीरी युवा जो है आपको एक साथ दिखाई देंगे। अब नहीं तो कुछ सालों बाद, लेकिन ये होगा जरूर प्रशांत जी। जी जी जी। क्योंकि हर एक चीज की एक हद होती है। तो जो पाकिस्तान अपनी समस्याओं से जूझता रहेगा, इधर कब तक ध्यान देगा? और युवाओं को जो नई पीढ़ी आ रही है वो बड़ी समझदार है, और जब उसे रोजगार और सारे अवसर दिखाई देंगे तो वो पुरानी जो सूफी परंपरा है वहाँ की, जो हमारा धार्मिक इतिहास है, जो संस्कृति है वहाँ की, वो रंग लाएगी और इस सद्भाव को कायम करेगी। जी जी बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि जो कश्मीर का युवा है इस समय वर्तमान में नई दिशा की तरफ जा रहा है। जैसे आईपीएल में उनकी सहभागिता दिखाई जा रही है वहाँ के युवाओं की, प्रशासनिक सेवाओं में दिख रही है, प्रशासनिक सेवा, हाँ प्रशासनिक सेवा में विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ के युवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ के युवाओं की समाचार आते हैं कि उन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जो अपनी हरकतें लगातार अंजाम देने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी को, एक वर्ग को प्रभावित करता है अपनी हरकतों से। और जबकि पाकिस्तान इन्हीं वजह से आज बर्बाद एक देश के तौर पर स्थापित दुनिया में हो चुका है कि जहाँ पर कोई भविष्य नहीं वहाँ के युवाओं का, वहाँ की जो आने वाली पीढ़ी नस्ल है उसका कोई भविष्य पाकिस्तान के अंदर दिखाई देता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसी हरकतें करता है कि वो दूसरे, जैसे भारत के कश्मीर में या दूसरे अन्य देशों में भी कई जगह, अफगानिस्तान में उसका बड़ा रोल रहा है ऐसा, तो इस तरह की जो हरकतें वो करता है उसका ऐसा क्या वजह है कि पाकिस्तान बर्बाद होने के बावजूद भी सुधरने को तैयार नहीं है? प्रशांत जी, इस सवाल का जवाब आपके सवाल में ही छुपा हुआ है। क्योंकि वो बर्बाद हो रहा है तो वहां के जो राजनेता हैं, एक तो वहां पर देखिए प्रजातंत्र होते हुए भी सेना बहुत हावी रहती है, आईएसआई बहुत हावी रहती है, और इसी वजह से क्योंकि वहां बहुत ठोस मजबूत नेतृत्व तो नहीं मिला, तो वहां पे आतंकवादियों की भी एक समानांतर एक तरह से सरकार चलती थी। और उनको किसी तरह से, चाहे वो हफ्ता वसूली करते हैं, दंगा करते हैं, आय के स्रोत हैं, और कुछ विदेशों से भी, अन्य संगठनों से भी उनको पैसा मिलता है, तो हर एक को अपना कार्य जारी रखना है ना। और जितनी वहां सरकार मजबूत होने लगेगी, अंकुश होगा, आतंकवादियों पर अंकुश होगा, तो उसका ही असर हमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन शायद पाकिस्तान के राजनयिकों के हित में अभी ये नहीं है। तो वो चाहते हैं कि आतंक चलता रहे, लोग उधर देखते रहें, सोचते रहें। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ, आप देखिए पाकिस्तान में भी आतंकवाद से कोई कम नुकसान नहीं हुआ है। वहां भी बच्चों के आर्मी स्कूल तक पे हमला हो चुका, बच्चे मारे जा चुके हैं ना। तो इसका तो, ये तो एक ऐसा आत्मघाती भस्मासुर है कि वो तो आपको भी भस्म करता है, और ये गलती वो कर रहे हैं, इसीलिए वो बर्बाद हो रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब इसी में है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं इसीलिए वो बर्बाद हो रहे हैं, इसीलिए बर्बाद हो रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा है कि वो उनकी हरकतें ऐसी आतंकघाती भस्मासुर वाली बात है कि दूसरे के चक्कर में अपने को खुद ही खत्म कर लिया उन्होंने उस देश ने। और चलिए वापस आते हैं कश्मीर के मुद्दे पे कि जो कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो वहाँ की लोकल पार्टियां हैं, महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला है, और साथ में भाजपा और कांग्रेस का भी वहाँ पे है असर है, दोनों का अपना अपना एक असर है लोगों पर वहाँ पर। तो फिर भी उसके बावजूद भी जो पार्टियां आपस में कहीं ना गठबंधन का हिस्सा भी पूर्व में रही हैं, एक दूसरे के साथ इन्होंने राजनीति भी करी है, सरकार भी चलाई है, लेकिन आज भी उसके बावजूद भी, तो उस अनुभव के बाद भी आपस में एक अविश्वास दिखाई देता है इन चारों पार्टियों के अंदर। जो अविश्वास है, क्या वो भी कश्मीर की जो तरक्की है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आता है उस अविश्वास के कारण? देखिए, इस पे क्या टिप्पणी करूं, मेरी बहुत समझ में नहीं आ रहा। जी जी। जब धारा 370 लगी तो सारे दल एक मंच पर आए और उन्होंने एक संगठन बनाया, एक्सेप्ट बीजेपी एंड कांग्रेस, जो वहां के स्थानीय दल थे। लेकिन वो कहाँ चल पाया? देखिए, जब आपके पास
इस समय क्या है, वहाँ हताशा का माहौल है इनमें। किसी को रोशनी घोटाले में पकड़ा जा रहा है, किसी के ईडी के छापे पड़ रहे हैं, पुरानी बातें खुल रही हैं। जो रूबिया सईद का अपहरण हुआ था उसकी फाइल भी अब दोबारा से खोली जा रही है ना। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो इनको एक होते हुए भी एक नहीं होने दे रही। इन्होंने वो संगठन बनाया था लेकिन वो संगठन भी आज मिट गया। और इधर पीछे जब हुर्रियत को बड़ा दावतनामे मिलते थे समझौतों के लिए, अब यासीन मलिक की पोल खुली और उसको सजा हो गई, है ना। तो इन सब बातों से जो मैसेज जा रहे हैं कश्मीर घाटी में, अब वहां पे वही दल काम करेगा जो नैतिक रूप से और ईमानदार होगा, जनता के लिए काम करना चाहेगा। अगर वो अपने परिवार के लिए काम करना चाहेंगे या अपने निजी का व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए राजनीति करेंगे तो उसे अब जनता वहां स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है आपने कि जब तक आपस के जो उन्होंने राजनीतिक सवाल थे उसके कारण उनकी खुद की स्थिति आज ये है कि क्वेश्चन लग गया उस उनकी राजनीतिक विचार पे भी और उनकी पोजीशन पे भी। और जो ईमानदारी से काम करेगा उसमें लोगों का विश्वास उसे पुनः प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कश्मीर की वर्तमान की जो स्थिति है और कश्मीरी पंडितों को लेकर जिस तरह से वहाँ पे टारगेट किलिंग का एक दौर शुरू हुआ था, तो उसी पे आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं चाहूँगा कि किस तरह से आप देखते हैं कि प्रशासन को क्या कार्य करना चाहिए और कश्मीरी पंडितों के हितों के लिए, उनके संरक्षण के लिए और दोबारा पुनर्वास के लिए योजनाएं जल्दी से जल्दी अमल में लाई जाएं, जिससे कि जो दौर दोबारा देखा जा रहा है वह भी उस पर भी लगाम लगे और इस तरह कोई घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो कि किसी के घर का कोई व्यक्ति की हत्या हो जाए, किसी का माँ का बेटा उजड़ जाए, इस तरह की दोबारा हरकतें इस तरह की ना हो। देखिए प्रशांत जी, ये जो घटनाएं हाल फिलहाल में खासतौर पे शिक्षकों पे और जो कश्मीरी पंडितों पे हुई, वो हुई इसीलिए क्योंकि उनके पुनर्वास का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया और ये ऐलान कर दिया गया कि उनकी पुरानी संपत्तियां भी उन्हें मिलेंगी। तो वो अगर दोबारा फंस जाते हैं कश्मीरी पंडित तो आतंकवादी अपने उद्देश्य में विफल हो जाएंगे और इस उद्देश्य में विफल ना हो और वो जिंदा रह जाए मुद्दा, इसलिए ये हत्याएं वो कर रहे हैं। और बाकी मैं सलाह क्या दे सकता हूँ सरकार को, उसके पास विशेषज्ञ हैं, सारे लोग वहाँ टीमें काम कर रही हैं और जिस तरह से वो तरक्की कर मतलब रास्ते खोल रहे हैं, चाहे वो पुल हों, सड़कें हों, सुरंगें हों जो 12 महीने चलेंगी, है ना, जहाँ पर कि रास्ते बंद हो जाते थे। तो ये सब चीजें जब हम करेंगे तो जब तरक्की की राह पे करेगा और देश सारा युवा मुख्य धारा से जुड़ जाएगा तो फिर कश्मीर अलग कहा रह जाएगा। जब कश्मीर मुख्य धारा में जुड़ जाएगा, जब वहाँ के नागरिक हमारी मुख्य धारा में आ जाएंगे तो आतंकवाद 90% खत्म। 10% तो गुंडे मेरठ और यूपी में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। तो वो तो फिर कानून व्यवस्था वाली बात हो जाएगी। लेकिन आतंकवाद तो तब समाप्त हो जाएगा जब लोगों के मन से उनके प्रति जो हमदर्दी है वो समाप्त हो जाएगी और वो मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। तो यही इसका उपाय है और इस पर काम हो रहा होगा। मैं नहीं मानता कि आप और हम कोई सलाह दें, सरकार के पास बहुत योजनाएं हैं और वो पुनर्वास का भी प्रयास कर रही है। उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं पर वो रोड़े गिरा दिए जाएंगे। यही मेरा कंक्लूसिव रिमार्क। जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि जब इस समय अत्याचार या आतंकवाद का दौर चल रहा था तो उसमें भी काफ़ी सारे मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा भी दी थी और उन्हें सहारा भी दिया था, उनके साथ खड़े भी हुए थे उनके संघर्ष में। तो अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो भी देख रहा था, उसमें एक महिला प्रधान थी, कश्मीरी पंडित थी, वो अपने बता रही थी संस्मरण की किस तरह से मुझे यहाँ के उस समय उस दौर में यहाँ के जो निवासी थे मुस्लिम लोग, उन्होंने मुझे रोका था और मेरे साथ खड़े रहे थे। आज उसी का परिणाम है कि मैं एक प्रधान के तौर पर निर्वाचित भी हूँ और लोगों की सेवा भी कर रही हूँ। तो क्या आगामी समय में इस तरह का दोबारा खुशनुमा माहौल जो कश्मीरी पंडितों कश्मीरी मुसलमान के बीच एक सौहार्द देखा जाता था, उसकी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या ऐसा दोबारा से वो सौहार्द की आत्मीयता वाली भावनाएं दोबारा से कश्मीर में देखी जा सकती हैं? देखो प्रशांत जी, इसके लिए 2-3 बातें कहूँगा। एक तो ये अपवाद हैं जो आपने उस महिला का उदाहरण दिया। जब हम जनरल बात करते हैं तो जनरल बात नहीं है, वो अपवाद स्वरूप बात हुई। अब अपवाद स्वरूप आप देखिए कि जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई किसानों की, जिसमें अल्लाह अकबर और हर महादेव के नारे एक साथ लगे। तो 2013 के दंगे भी आपको याद है मुजफ्फरनगर के। तो ये मान लेना कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आ गए तो बड़ा मतलब 100% उसे नहीं कह सकते, पर जख्म जो है धीरे धीरे बढ़ता है, एक साथ नहीं बढ़ता है ना, एकदम से नहीं बढ़ता। आपको मेरठ के भी दंगे याद होंगे, तब आपने भी ऐसी कहानियां छापी भी होंगी, लिखी भी होंगी, देखी भी होंगी कि किसी मुस्लिम को हिंदू भाई ने शरण दे के बचाया या किसी मुस्लिम परिवार ने हिंदू परिवार जो उनके मोहल्ले में अकेला था
उसे खाना पीना पहुंचाया और उसका उसकी रक्षा की। रक्षा की। तो ये अपवाद हैं। जब हम जनरल बात करते हैं तो हम मास की बात करते हैं, बहुसंख्यक की बात करते हैं। जी जी। तो ये जख्म जो है धीरे धीरे भरते हैं, लेकिन इनमें समय लगता है। अगर उसमें बार बार चोट होती रहेगी तो वो जख्म भरा रहेगा। अगर वो चोटें बार बार नहीं लगेंगी और उसमें फिर वो मवाद नहीं पड़ेगी, नासूर नहीं बनेगा, फिर वो जख्म ठीक हो जाएगा। तो इसकी कोशिशें जारी हैं और मुझे लगता है कि सुधार तो हो रहा है। आप देखते हैं कि आगे और कैसे बढ़े कि पुराने इतिहास की तरफ लौट पाए। हाँ, ये तो भविष्य ही बताएगा कि सरकार की प्रशासनिक कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं। और हम तो यही विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य जल्दी से हो, और वही जो कश्मीर का एक जो कहा जाता है कि स्वर्ग है दुनिया का, वो धरती पर, तो वैसे ही लोग उसमें आना जाना शुरू करें, उसी तरह से वहाँ पर आवागमन लोगों का शुरू हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम चर्चा को आज विराम देते हैं, और पुष्पेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना समय हमें दिया और कश्मीर के ऊपर बहुत ही बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। और आपने देखा कि कश्मीर को लेकर किस तरह से पुष्पेंद्र शर्मा जी ने अपने विचार रखे और बताया कि कश्मीर की जो विकास की संभावनाएं हैं वह निश्चित रूप से हमें आशान्वित करती हैं कि कश्मीर में सब कुछ जल्दी सामान्य होगा, और कश्मीर में जो तरक्की के उन्नति के रास्ते दिन प्रतिदिन खुलते जा रहे हैं उससे कश्मीरी अवाम उससे अपने को जोड़ेगी, और वहाँ की जो युवा पीढ़ी है विकास की धारा में आकर अपने को समर्थ करेगी, अपने को तरक्की पर ले जाएगी। साथ ही पुष्पेंद्र जी ने बताया कि किस तरह से वहाँ पे पाकिस्तान, क्योंकि स्वयं बर्बाद हो चुका है एक देश वो, और वो इस तरह के वहाँ के जो राजनीतिक हैं आज भी अपनी अपस्वार्थ के खाते पाकिस्तान को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ में कश्मीर को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने की उनकी कोशिशें रहती हैं। और जैसे कि कश्मीर के युवा पीढ़ी आजकल IPL में भी दिखाई देती है, तो हम उम्मीद करते हैं कश्मीर के और युवा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियां दर्ज कर भारत को और गौरवान्वित करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है और हम ऐसी आशा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।